Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 31st March 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, transfer of frustration due to not meeting goals with another person or weaker subject is known as. किसी पर्सन के द्वारा किसी टारगेट या गोल को पूरा न कर पाने के कारण जो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन उसे होती है वह उसे उससे किसी कमज़ोर ऑब्जेक्ट या पर्सन पर निकाल देता है। ये किस प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म है इसे आपको बताना है। प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन या रैशनलाइजेशन। The right answer is option B. It is called displacement. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई क्रिकेटर 99 रन्स पर बैटिंग कर रहा है और अगली ही बॉल पर वो आउट हो जाता है, तो इस सिचुएशन में उसे जो गुस्सा आता है वो इस गुस्से को बैट को तोड़कर निकालता है। तो उसने अपने गुस्से को अपने से कमज़ोर ऑब्जेक्ट पर निकाल दिया। ये डिफेंस मैकेनिज्म डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इसका एक और एग्जाम्पल, ऑफिस में बॉस से पड़ी डांट को घर आकर अपने बच्चों को मारकर निकालना, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इस डिफेंस मैकेनिज्म में पर्सन अपनी कमियों या गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, अल्कोहल लेता है, तो इस अल्कोहल की आदत के लिए वो अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सिबल बताता है, या वो ये कहता है कि मेरी जॉब में इतना स्ट्रेस है, उसे हैंडल करने के लिए मैं ड्रिंक करता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है कि बचपन में जब किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ आती थी तो वो रोने लग जाता था। उसी प्रकार से ये बच्चा जब बड़ा हुआ और ड्यूरिंग वर्किंग उसे किसी प्रकार का स्ट्रेस आता है तो वो बच्चों की तरह रोने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन। नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। आपने अंगूर खट्टे हैं, फॉक्स एंड द ग्रैप्स स्टोरी सुनी होगी। जब लोमड़ी अंगूर नहीं खा पाती तो वो कहती है कि मैं इसे खाना ही नहीं चाहती क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैरेंजियल एयरवे लोकेशन कौन सी है ये आपको बताना है। सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिस, एंडोट्रेकियल या इनफॉर्मेलिटीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। लैरेंजियल मास्क एयरवे जो होता है उसे जब हम रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी वाले पेशेंट में लगाते हैं तो उसकी लोकेशन सुप्राग्लॉटिक एरिया में रहती है। आपने लैरिंग्स की एनाटॉमी में पढ़ा होगा। सबसे पहले होता है एपिग्लॉटिस, फिर होता है सुप्राग्लॉटिस, फिर वोकल कॉर्ड, फिर ग्लॉटिस और लास्ट में सब ग्लॉटिस। तो लैरिंजियल एयरवे की लोकेशन यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सुप्राग्लॉटिक, एपिग्लॉटिस से जस्ट नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टुगेदर विथ अनदर एनेस्थेटिक एजेंट। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस मेडिसिन को सेलेक्ट करना है जो कि दूसरी एनेस्थेटिक एजेंट के साथ दी जा सकती है। एट्रोपिन, फेनेंटाइल, फेनिटोइन या फिनोबार्बिटॉन। The right answer is option B.
फेनेंटाइल मेडिसिन को हम एनेस्थेटिक एजेंट्स के साथ देते हैं क्योंकि ये मेडिसिन एनेस्थेटिक एजेंट्स के इफ़ेक्ट को बढ़ा देती है और बेहतर बना देती है। एट्रोपिन सल्फेट सर्जरी से पहले दिया जाता है ताकि बॉडी सिक्रीशन कम से कम सिक्रीट हो और रिस्क ऑफ एस्पायरेशन कम किया जा सके। इसके अलावा फेनेंटोइन मेडिसिन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं मार्केट में ये डिलेंटिन नाम से अवेलेबल होती है और इस मेडिसिन का इस्तेमाल सीजर्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है। सिंपली वी कैन से इट इज़ अ एंटी सीजर मेडिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोबार्बिटॉन मेडिसिन की। फिनोबार्बिटल या फिनोबार्ब नाम से भी आप इसे जानते हैं और मार्केट में ये लुमिनल नाम से अवेलेबल रहती है। ये एक बारबीचूरेट मेडिसिन है जो कि एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बर्न पेशेंट फ्लूइड लॉस अकर्स ड्यू टू। बर्न के पेशेंट में फ्लूइड लॉस का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, ऑप्शन बी इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन सी पैरालाइटिक इलियस एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन डी नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज। The right answer is option A. It is due to increased capillary permeability. जब भी किसी पेशेंट को बर्न होता है तो उसकी कैपिलरीज में फ्लूइड के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसी कारण से फ्लूइड लॉस देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट। आपको बताना है कि नी जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवोट या सैडल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नी जॉइंट जो है हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लें। हिंज जॉइंट in which a joint that permits motion in only one direction such as ankle, elbow and knee। हमारे शरीर का ऐसा कोई भी जॉइंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है वो सभी जॉइंट्स हिंज जॉइंट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप अपनी एल्बो या कोहनी को किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? आप इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नी की बात की जाए, अपने घुटनों की बात की जाए तो आप इसे किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? इसे भी हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल एंकल, एल्बो और नी जॉइंट्स आते हैं। इन सभी जॉइंट्स में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाना संभव है। अब बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट की। हमारे शरीर के ये ऐसे जॉइंट्स हैं जिसमें जो बोन के अंदर एक उभार होता है जो कि बॉडी में मौजूद कैविटी में जाकर फिक्स हो जाता है। किसी बोन के अंदर मौजूद उभार जो कि किसी कैविटी में फिट हो, इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। इस जॉइंट को आप स्फेरॉइडल जॉइंट भी कह सकते हैं। इस जॉइंट के उदाहरण की बात की जाए तो आपके शोल्डर और हिप एरिया में जो जॉइंट पाया जाता है वो इसी का ही उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइवोट जॉइंट की। पाइवोट जॉइंट की बात की जाए तो पाइवोट जॉइंट बेसिकली रोटेरी जॉइंट का उदाहरण है और ये आपको वर्टिब्रे एरिया में पाया देखने को मिलेगा। जैसे कि आपकी नेक के अंदर जो फर्स्ट दो वर्टिब्राज हैं इनके बीच में ये जॉइंट पाया जाता है और इसी जॉइंट के कारण हम हमारी गर्दन को आगे और पीछे कर पाते हैं। हमारी जो नेक है वो बैक मूवमेंट और फ्रंट मूवमेंट कर पाती है, वो इसी जॉइंट के कारण कर पाती है, पाइवोट जॉइंट के कारण। लास्ट बात करते हैं सैडल जॉइंट की।
सैडल जॉइंट बेसिकली साइनोवियल टाइप का एक जॉइंट है जो कि हमारे थंब में यानी अंगूठे में, थोरैक्स एरिया में, मिडिल एरिया में और हील में यानी एड़ियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकाइट्रिक कंडीशन इज। ऑपरेशन के बाद सबसे ज़्यादा होने वाली साइकाइट्रिक कंडीशन कौन सी है? डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मेनिया या डेलीरियम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सर्जरी हो या आईसीयू में पेशेंट को एडमिट कराया गया हो, इन सभी सिचुएशन में ज़्यादातर डेलीरियम डेवलप होता है। डेलीरियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन की मेंटल एबिलिटी प्रभावित होती है। वो हमेशा खुद को कंफ्यूज फील करता है और आसपास के एनवायरनमेंट के लिए, सराउंडिंग्स के लिए उसकी जो अवेयरनेस है वो कम हो जाती है। दिस इज एग्जैक्टली द डेलीरियम कंडीशन। सिंपली आप इसे याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन। पेशेंट हमेशा कंफ्यूज रहेगा, ये कंडीशन डेलीरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्डिव डिस्काइनेशिया इज अ। टार्डिव डिस्काइनेशिया क्या है ये आपको बताना है। साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, कॉज ऑफ डिमेंशिया, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, कॉज ऑफ मेनिया? The right answer is option A. It is a side effect of antipsychotic medicine. जब किसी पेशेंट को लंबे समय तक सिजोफ्रेनिया या मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है तो इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में इस पर्सन का नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने लगता है और फिर पेशेंट में कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं जिनमें पर्सन की बॉडी का स्टिफ हो जाना यानी अकड़ जाना या फिर बॉडी में लगातार जर्की मूवमेंट्स होना, झटके जैसा महसूस होना या फिर पर्सन अपनी आइज़ को लगातार ब्लिंक करता रहता है या फिर वो अपनी टंग की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता, बिना किसी वजह के अपने हाथों को मूव करता रहता है। ये सभी सिम्टम्स टार्डिव डिस्काइनेशिया के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन आर कॉमन इन सिजोफ्रेनिया? सिजोफ्रेनिया डिजीज में कौन से हेल्यूसिनेशन सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं? विजुअल हेल्यूसिनेशन, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी या ऑडिटरी? The right answer is option D. Auditory hallucinations are more common. Hallucination का मतलब है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की प्रेजेंस के पर्सन द्वारा कुछ परसीव करना हेल्यूसिनेशन कहलाता है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का मतलब है पेशेंट बिना किसी आवाज़ की मौजूदगी के भी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, ये ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्यूशन इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ। डेल्यूशन किस प्रकार का डिसऑर्डर है? परसेप्शन, थॉट, ओरिएंटेशन या फिर मेमोरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज़ अ थॉट डिसऑर्डर। याद रखिएगा, डेल्यूशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन को फिक्स्ड फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ होता है और ये थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड करंट जेली स्टूल इज सीन इन चारों ऑप्शंस में से किस कंडीशन में आपको स्टूल रेड करंट जेली लाइक दिखाई देगा? वॉल्वुलस, इंटुसप्शन, माल एब्जॉर्प्शन या फिर मैकल्स डाइवर्टिकुलम?
The right answer is option B. It is intussusception. इंटुसेप्शन शब्द का मतलब है इंटेस्टाइन के किसी भाग का इंटेस्टाइन के किसी और पार्ट पर स्लाइड कर जाना, यानी इंटेस्टाइन का एक के ऊपर एक इस प्रकार से चढ़ जाना, जिसके कारण इन्हें देखने पर ये टेलीस्कोप की तरह दिखाई देती हों, इंटुसेप्शन कहलाता है। टेलीस्कोप आपने देखा होगा, जो दूरबीन होती है जिसे आप दूर की चीज़ों को देखते हैं, उसे आप जब पूरा ओपन करते हैं तो वो एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बन जाती है। जब आप इसे फोल्ड करते हैं तो ये एक के ऊपर एक स्लाइड होकर एक छोटी सी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में आ जाती है। यही कंडीशन इंटरसेप्शन के नाम से जानी जाती है। वॉल्व्यूलस क्या है इसे भी समझ लेते हैं। जब किसी पर्सन की इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो जाए, मुड़ जाए या उसमें नोट लग जाए, गांठ लग जाए, जिसकी वजह से जो फूड की सप्लाई है आगे ना हो पाए, स्टमक कंटेंट आगे ना मूव कर पाए, तो ये कंडीशन वॉल्व्यूलस कहलाता है। माल एब्जॉर्प्शन शब्द का मतलब है फूड का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाना, और मिकल्स डाइवर्टिकुलम इसे आप ट्रू डाइवर्टिकुलम के नाम से भी जानते हैं, और जनरली ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जब किसी पर्सन में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, एक पाउच का फॉर्मेशन हो जाए, तो इसे आप मिकल्स डाइवर्टिकुलम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड ट्रिपल्स बाय। किस उम्र पर बच्चे का वजन जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है? 1 ईयर पर, 6 मंथ्स पर, 1.5 ईयर्स पर या 2 ईयर्स पर? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ईयर। याद रखिएगा, जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 2.5 से 3 केजी के आसपास होता है, जो कि 5 महीने की उम्र पर डबल हो जाता है और लगभग 1 साल की उम्र पर ट्रिपल हो जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि शुरू के 6 महीने तक बच्चे की लंबाई कितनी बढ़ती है, तो आप बताएंगे कि पहले 6 महीनों में न्यूबॉर्न बेबी लगभग 1 इंच हर महीने बढ़ता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर हर महीना लेंथ वाइज बच्चा बढ़ता है, और 6 महीने से लेकर 12 महीने की उम्र में बच्चा हर महीने लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। पहले 6 महीने 1 इंच बढ़ता है हर महीने, और फिर 6 से 12 महीने तक हर महीने 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ड्रग यूज टू क्लोज पीडीए? पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस को ठीक करने के लिए, क्लोज करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? डोपामीन, फिनोबार्बिटॉन, इंडोमेथासिन या इम्यूनोग्लोबुलिन? The right answer is option C. It is इंडोमेथासिन। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के क्लोजर के लिए इंडोमेथासिन दी जाती है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि पीडीए एक्चुअली क्या है। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, किसी न्यूबॉर्न बेबी का हार्ट है, और ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। हम सभी जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलती है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। फीटल सर्कुलेशन में इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन पाया जाता है जिससे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर ये कनेक्शन बच्चे के जन्म लेने के बाद भी क्लोज ना हो, ओपन रहे, ब्लड यहाँ से वहाँ मूव कर पाए एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच, तो ये कंडीशन पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं।
normal fetal connection between aorta and pulmonary artery that does not close after birth is called patent ductus arteriosus. Next question, गैमोफोबिया मीन्स, गैमोफोबिया क्या है? फियर ऑफ साउंड, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन या फियर ऑफ स्पीड? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज फियर ऑफ मैरिज. अगर किसी पर्सन को बिना किसी वैलिड रीजन के मैरिज या शादी से डर लगता हो तो ये कंडीशन गैमोफोबिया कहलाती है. फोबिया शब्द का मतलब है इररेशनल फियर ऑफ समथिंग. किसी चीज से बिना किसी कारण के ही आपको बहुत ज़्यादा डर लगना फोबिया कहलाता है. और ये डर यदि मैरिज से है तो ये गैमोफोबिया कहलाता है. और ये इररेशनल फियर आपको यदि साउंड से है, आवाज़ से है, तो इसे आप फोनोफोबिया के नाम से जानते हैं. फोनोफोबिया को आप लिंगायरोफोबिया के नाम से भी जानते हैं. अगर आपको सोशल आइसोलेशन से डर लगता है, समाज से निकाल दिए जाने का डर लगता है, तो ये कंडीशन ऑटोफोबिया कहलाती है. इसे आप मोनोफोबिया, आइसोलोफोबिया या इरेमोफोबिया के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड्स बेबीज डेड आफ्टर. स्टिल बर्थ किसे कहते हैं यह आपको बताना है. ऐसा बच्चा जिसकी डेथ 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद हो, 24 वीक्स बाद हो, 28 वीक्स बाद हो या फिर 32 वीक्स के बाद हो. The right answer is option B. Stillbirth means the birth of dead fetus after 22 weeks of pregnancy or fetal weight more than 500 grams. Important है, अगर किसी डेड फीटस का जन्म 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने के बाद हो या 500 ग्राम बच्चे ने वेट गेन कर लिया है और डेड पैदा हो रहा है, तो ये कंडीशन स्टिल बर्थ कहलाती है. डिलीवरी ऑफ डेड फीटस इज कॉल्ड स्टिल बर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिटर्मिनेंट्स जनरली इंक्लूड. एपिडेमियोलॉजी की परिभाषा के अनुसार इसमें डिटरमिनेंट के रूप में किसे इंक्लूड किया जाता है? होस्ट को, कॉज एंड रिस्क फैक्टर को, सोशल मीजर्स को या सोर्सेस को? इस क्वेश्चन का आंसर देते समय गौर कीजिएगा. डिटरमिनेंट्स आपको बताने हैं. जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए कहा था वो बिल्कुल गलत हैं. सही आंसर है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर. ऐसा क्यों है इसे हम जानेंगे, लेकिन हम ये बता देते हैं आपको कि बेसिकली एपिडेमियोलॉजी क्या है. किसी निश्चित जियोग्राफिकल एरिया में कोई डिजीज़ कैसे फैल रहा है, इस चीज़ का एनालिसिस करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है. एपिडेमियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन. इसमें हम इस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ की भी स्टडी की जाती है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी यदि आपसे पूछा जाता है तो इसमें हम कॉजेज और एजेंट, रिस्क फैक्टर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन को इंक्लूड करते हैं. एक बार फिर से देखिएगा, एपिडेमियोलॉजी के डिटर्मिनेंट्स की यदि बात की जाए तो इनमें 3 चीज़ें आती हैं. सबसे पहले कॉजेज या एजेंट, फिर आता है रिस्क फैक्टर और लास्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन. अगर आपसे पूछ लिया जाता कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड मॉडल में किन 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो आप बताते एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और शायद आप इससे ही कंफ्यूज भी हुए होंगे. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है.
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।